वीडियो ले लो गाड़ी यहीं से चलते गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हंसता है बंदा सामने देख के। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आई होप आप लोग यहाँ पे सेकंड सेशन के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड गुड होंगे। इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। माइसेल्फ मिथुन ठाकुर ऑन बिहाफ ऑफ टीम द माइंड मेंटर्स, मैं आप सबका वेलकम करता हूँ और आई हैव ट्रस्ट और मुझे ये पूरा यकीन है कि आज का ये सेशन जो हमारा होने जा रहा है इट विल बी अ वंडरफुल सेशन। अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम मिथुन ठाकुर है और मैं मैम के साथ पिछले 22 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ लास्ट 22 ईयर से जुड़ा हुआ हूँ। पेरेंटिंग स्किल्स एक ऐसा स्किल है जो स्किल हम सबके पास आज की डेट में होना बहुत जरूरी है। बहुत सिंपल सी चीजें होती हैं जिनको हम लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। क्योंकि ये समझ मेरे को तब आई जब मैं खुद एक फादर बना और हर छोटी छोटी चीज के ऊपर जिसको मेरे को लगता था कि हाँ हम बहुत अच्छे से इसको मैनेज कर लेंगे, वो नहीं हो पाता मैनेज। तो आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड कि मैं डॉक्टर स्वीन सैनी के साथ जुड़ा हूँ जो कि खुद एक कोच हैं और इस काउंसलिंग इंडस्ट्री के अंदर आज की डेट में अपनी कितनी अच्छी पकड़ बना चुके हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं आप ही की तरह जो कि इनसे रेगुलर हेल्प सीख करते रहते हैं या इनकी सजेशन सीख करते रहते हैं। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिसेस सैनी को कि डॉक्टर स्वीन सैनी को कि वो आए और आज का ये सेशन स्टार्ट करें ताकि हमारे जो भी डाउट्स हैं, जो रेमेडीज आज लेके आए हैं, वो रेमेडीज को हम लोग ले सकें और जहां जहां पे भी हमारा वो लैकिंग सेशन है या हमें वो गैप दिख रहा है हम उस गैप को कवर कर सकें। सो आई इनवाइट यू, प्लीज वेलकम एंड कंटिन्यू योर सेशन मैम। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Mithun ji. Thank you so much for your kind words, and I'm so proud to have you in my team. Welcome, everyone. Good evening. Welcome back to Parvarish Ki Pathshala. गुड इवनिंग मैम। Good evening, ma'am. Hope I am visible. I am audible. यस गुड इवनिंग Yes, ma'am. मैम। किस तरह की कोई डिस्टरबेंस, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है हमारी तरफ से? नो नो मैम नो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया. So thank you so much for joining this second part of webinar related to problem behavior in children and their solutions. So as you all know, फर्स्ट पार्ट में हमने बिहेवियरल प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे और उनके कॉजेस डिस्कस किए थे कि बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के वजहें क्या क्या हो सकती हैं. और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे फ्रेंड्स ने जो कि खुद पेरेंटिंग कोच हैं या पेरेंट्स हैं, उन्होंने बहुत सारी सजेशंस भी शेयर करी थी कि हमें होम एनवायरनमेंट पे बात करनी चाहिए. और भी बहुत सारी सजेशन आई जो हम धीरे धीरे आगे अपने नेक्स्ट कमिंग सीरीज में जरूर अपडेट करते रहेंगे. Mostly it is said that the best reaction to most of your child's problem behavior is to ignore it or to walk away. And when we talk about modern parenting, which is renamed as positive parenting or effective parenting, उसमें सबसे ज्यादा ये समझा जाता है कि bad behavior is normal यार actually. Or it means through which children attempt to display traits such as autonomy, independent thinking, and decision making. So let them be empowered. Let them do whatever they want to do. And on the lighter note, I shared a clip yesterday in my all groups, जिसमें ये था कि हम लोग इतने obedient पैदा हुए और बड़े किए गए कि पहले हम पेरेंट्स को ओबे करते रहे, अब हम बच्चों को ओबे कर रहे हैं. सो इसका क्या मतलब है कि पहले हम एक एक्सट्रीम एंड पे थे जो नेगेटिव था, अब हम दूसरे एक्सट्रीम एंड पे हैं जो हाईली पॉजिटिव या बहुत ज्यादा रिस्की और बहुत ज्यादा स्केरी होने वाला है. आज हम डिस्कस करेंगे कौन से चिल्ड्रन बिहेवियर ऐसे हैं जिन्हें ओके कर देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए, नॉर्मल लेना चाहिए, लेकिन किन के ऊपर हमें थोड़ा तवज्जो देने की जरूरत है. आई होप एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद मिक्स्ड लैंग्वेज. यस मैम यस. एनीबडी हियर इन ऑडियंस जो हिंदी से कंफर्टेबल नहीं है? आई थिंक मुश्किल नहीं आएगी, बिकॉज whenever I host any webinar or training session, I never try to influence people
for my oratory skills or my communication skills or my high level of English frequency, I always try to connect from heart. मेरा ये मकसद रहता है कि मैं अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ मन से जुड़ूं और हम मन से बातें करें, क्योंकि ये जिंदगी है, ये कोई नाटक नहीं है, ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई एक जजमेंट नहीं हो रहा है, कोई स्टेज शो नहीं हो रहा है। सो एक जिंदगी के बारे में हम बात कर रहे हैं और अपने दिल के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी जान के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्हें हम फैमिली या बच्चे बोलते हैं। तो उसके लिए दिल से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। सो एज आई वाज टॉकिंग अबाउट कि बच्चों का बिहेवियर कब जो है वो प्रॉब्लम सम होता है, कब वो जाने देना चाहिए। जब भी बच्चे का बिहेवियर it can quickly turn into nightmare for you and your entire family, and it is not always easy to tell whether that behavior should be overlooked or dealt with firmly. तब जरूरत पड़ती है ये समझने की कि हमें क्या करने की जरूरत है, और आज इसी चीज पे हम बात करेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द चाइल्ड, कई जो बिहेवियर्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, even though tantrums can be cause of concern in certain solutions, but they are normal and rather common in children between the age of 2 to 6. वो हम सबको पता है। आप इस स्लाइड को पढ़ने की कोशिश नहीं करिएगा, आप सिर्फ सुनिएगा। ये स्लाइड मैं शेयर करूंगी ग्रुप्स में, बिकॉज ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है न्यू मदर्स के लिए, छोटे बच्चों हैं जिनके घर में हैं। सो कई बार tantrums, they are simply a sign that your child is yet to learn to manage difficult emotions appropriately. तो उसमें इतनी फिक्र करने की बात नहीं होती। While other children rarely have tantrums and meltdowns, they engage in behaviors such as arguing, eye rolling, slamming doors, जो बहुत मुश्किल हो जाता है for parents to break away or to ignore or to bear even. So as a general rule, attention seeking behavior जो है वो बच्चे का नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कई बार इग्नोरेबल होता है, कई बार नहीं होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने जो सीखा है एज ए पेरेंटिंग कोच और एज ए मदर ऑल्सो, कि कुछ टेंट्रम्स और कुछ वाइनिंग जो होती हैं वो जरूरी भी होती हैं बच्चों में। कहते हैं ना, रोए बिना तो माँ दूध भी नहीं देती। तो जैसे फीवर होना एक अच्छा साइन है कि उससे हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ और गुड बैक्टीरिया की जो फाइटिंग स्पिरिट है वो पता चलती है, उसी तरह से बच्चे के कुछ टेंट्रम जरूरी हैं। बिकॉज जो बच्चे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, उनके पेरेंट्स से पूछिए। सो कुछ रिएक्शंस होना, कुछ टेंट्रम्स होना, कुछ चाइल्डिश बिहेवियर होना, कुछ चाइल्डिश जो उनका एक इमोशन होना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़े होके वो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर बच्चे बैक टॉक करने लगते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बैक टॉक एंड ऑन योर चाइल्ड्स एज, इट कैन ऑल्सो हेल्प रिड्यूस दैट बिहेवियर। बिकॉज वक्त हमें क्या करना चाहिए, हमें वहां से कई बार निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऑडियंस ही नहीं होगी तो आर्टिस्ट परफॉर्म क्या करेगा। एग्री? छोटे छोटे बिहेवियरल इश्यूज के ऊपर बहुत ज्यादा पोकिंग करना, बहुत ज्यादा हेलीकॉप्टरिंग करना, बहुत ज्यादा उनको नेगिंग करना और मेंशन करना, या फिर स्ट्रेस लेना, ये भी पेरेंट्स की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो उस वक्त अगर बच्चा टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है, छोटा है, नासमझ है, बहुत ज्यादा मेजर इशू नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा साइड हो जाइए। लेट ही और शी काम डाउन। और अगर लग रहा है कि नहीं, बिहेवियर इग्नोरेबल नहीं है, वो इतना इजी नहीं है कि हम इग्नोर करें, तो कौन कौन से ऐसे बिहेवियर्स हैं जिसमें हमें ये कॉन्शियस होने की जरूरत पड़ती है। जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हो, बहुत सारे पेरेंट्स मेरे साथ शेयर करते हैं, पर्सनल सेशंस में भी, मैसेजेस के थ्रू भी, कि छोटे छोटे बच्चे आजकल बहुत डिसरिस्पेक्ट करने लगे हैं अथॉरिटी फिगर्स को, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, और दे आर टॉकिंग बैक वेरी फ्रीक्वेंटली, दे आर नॉट लिसनिंग टू अस, they are not following the instructions, they are saying no all the time, they are not ready to take any instruction in positive stride. तो उस चक्कर में, उस मौके पे हमें ये बहुत कॉन्शियस होने की जरूरत है कि यस, बच्चे का ये बिहेवियर किस वजह से आ रहा है। जब भी बच्चा आपका एक्सेसिवली रिएक्ट करने लगे फ्रॉम नॉर्मल टू माइनर सिचुएशंस,
जब बच्चा नेगेटिव बिहेवियर ट्रेट्स दिखाने लगे जो ओवर टाइम एस्केलेट हो रहे हैं, मैनेजेबल नहीं है, एस्केलेट हो रहे हैं, उसके फ्रीक्वेंट और लॉन्ग टेंट्रम्स होने लगे, they are violent and destructive, if they are getting indulged in behavior that is non age appropriate, as we discussed in the last session, last webinar, के कुछ बच्चे जल्दी ही sexual behaviors या sexual adult content की discussion में चले जाते हैं, या फिर बच्चे they are having suicidal thoughts, or they have problem with both siblings and classmates and may frequently get into fights both at home and school. तो अगर कुछ इस तरह के हालात दिखाई दें तो जरूर आपको कोशिश करनी चाहिए इंटरवीन करने की, चेक करने की, पूछने की, डिस्कस करने की। तो आज इस वेबिनार में हम डिस्कस करेंगे 7 कॉमन चाइल्ड बिहेवियर प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस। सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं, प्रॉब्लम्स हो गई पिछली बार, इस बार हम कंप्लीटली सॉल्यूशन पे बात करेंगे। तो जब भी बच्चा डिसरिस्पेक्टिंग एंड टॉकिंग बैक टेंडेंसी में हो तो फनी लगता है। अगर वो 3 साल का है तो हम इंजॉय करते हैं, हम हंसते हैं, हम बहुत फन फील करते हैं अगर बच्चा आगे से कुछ रिस्पॉन्ड कर रहा है, टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है। इवन आई एक्सपीरियंस विद माय पेट्स। लेकिन अगर यही 7 साल का बच्चा है तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड इफ देयर yells no time every time and you tell them to do something and they're saying sorry, we are not doing it, okay, and they are leading to arguments between the two of you, तब हमें ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है कि अब पानी जो है वो सिर से ऊपर जा रहा है। और ये होता ही क्यों है कि पहले वही बच्चा जो यस मम्मा, ओके पापा, ठीक है दादी, आई विल डू दिस, यस मैं ये खा लूंगा, मैं ये पहन लूंगी, से एकदम ना पे क्यों आ जाते हैं। लास्ट पार्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि एक सर्टेन एज पे जाके बच्चे की इंटेलिजेंट माइंड, इंटेलिजेंट ब्रेन या थिंकिंग ब्रेन की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है जो बर्थ के टाइम पे इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती। सो ड्यूरिंग दोज डेवलपमेंटल स्टेजेस बच्चे की परसेप्शन क्लियर हो रही है, उसके ओपिनियन बन रहे हैं, उसकी एनालिटिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग थोड़ी 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 क्रॉप अप हो रही है। तो उसके खुद के जो आइडियोलॉजी बन रही है, खुद की ऑब्जर्वेशन से वो जो एक्सपीरियंस कर रहा है, उसके लिए वो अपने ओपिनियन, अपने व्यूज, अपना जो एक आइडियोलॉजी है वो रखने की कोशिश करते हैं। और यही हमसे बर्दाश्त नहीं होता, बिकॉज कब वो बच्चा हमारी गोदी से निकल के इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनने की कोशिश करता है और वहीं से कन्फ्लिक्ट्स और आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं। बट जरूरी यह है देखना कि क्या बच्चा एब्यूजिव लैंग्वेज तो नहीं यूज कर रहा है। अगर हमारा बेटा या बेटी हमारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं इवन आफ्टर टॉकिंग बैक, देन अप्रिशिएट दैट दे डिड व्हाट यू आस्क्ड फॉर, इवन इफ दे डिडंट वांट टू। हमें पता चल जाता है कि बच्चा ये नहीं करना चाह रहा, फिर भी उसने किया, तो अप्रिशिएट जरूर करिए। यू कैन टेल देम इट इज ओके टू बी एंग्री बट नॉट ओके टू स्पीक टू यू डिसरिस्पेक्टफुली। But if his responses are threatening others or himself, then dear parents, you need to pay attention to what he says and handle it carefully. Still, don't respond impulsively. Please never react in a rude manner. Let your child calm down and then address what he or she is said. I know it is hurting. I know it is insulting, but still, please make sure to tell them calmly about what child behavior is acceptable and what is not. So it is very vital to set limits and make him aware of the consequences. No need to threaten. Mostly जो हम parents punishment पे, धमकाने पे, negative consequences implement करने पे आते हैं, you can simply state that if he talks back, he won't get his favorite toy or will not allow to watch movies, or it will cut his out time, play time. However, if he stops shouting and listens to you, make sure to show him or her some love by cooking something they love. तो अगर वो थोड़ा सा नेगेटिव बिहेवियर के बाद सॉरी फील करते हैं या फिर से आपकी बात मान लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखने वाली है कि तब हम रेफरेंस नहीं देंगे उनके नेगेटिव बिहेवियर का बार बार। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड इवन आई डिड एज मदर कि फिर जब बच्चा अच्छे मूड में आता है फिर हम प्रीचिंग पे आ जाते हैं। अब बेटा आप देखो आप कितने अच्छे मूड में हो, तब आपने ऐसे क्यों जवाब दिया, यू नो कितना बुरा लगा, ये अच्छी बात नहीं है। नो,
that chapter is over. No recitation again and again. सबसे ज्यादा बच्चे जो मेरे साथ शेयर करते हैं काउंसलिंग या एम्पावरिंग सेशन में, वो यही करते हैं कि पेरेंट्स कीप ऑन रिपीटिंग थिंग्स, स्पेशली नेगेटिव सिनेरियोस, जो उन्हें बहुत इरिटेट करता है और उनके साथ कम्युनिकेशन गैप बनाता है. ईच वन ऑफ अस ऑलरेडी नो, मुझे पता है मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं वो सब जानते हैं कि वी एल्डर नीड टू क्रॉस चेक आवर कंडक्ट alongside when child behavior is concerned. रिसेंटली मेरी एक मॉम से बात हो रही थी कि मैं तो कुछ कहती नहीं हूँ, मैं तो जो कहती है इसकी बात मानती हूँ, हमने तो कभी टोका ही नहीं, हम तो इतना सपोर्ट करते हैं. और उनके चेहरे पे, उनके टोन में नाराजगी, गुस्सा और डिसअपॉइंटमेंट लग रही थी जब face to face. So as kids learn from whatever they see around them, it is crucial that we correct ourselves first. Do you agree? Hello, everybody is here? Yes, ma'am. Yes, yes. Okay. So बच्चे अक्सर स्क्रीम करते हैं when they are angry. लेकिन अगर वो abusive language शुरू कर दें, then it is high time you should check on them. They may start yelling or swearing to bring you into an argument or simply to get their way out of any situation. In such cases, here is what you should do. First of all, please make sure you are not using such language in front of them. Abusive language का simple role है कि वो कहीं ना कहीं environment से ही catch की गई है. Most of the time, what we doubt or what we assume कि बच्चा बाहर से सीख के आया है, and we completely ignore कि हमारे घर में ऐसी लैंग्वेज, ऐसी टोन, ऐसा स्टाइल कौन यूज करता है. जब हम थॉरली पेरेंट्स को थोड़ा सा शेक करते हैं, पूछते हैं, बार बार ट्रिगर करते हैं, पोक करते हैं, तब जाके कहीं वो धीरे धीरे खुलते हैं कि यस हाँ इसके ग्रैंडफादर ऐसे बोलते हैं, यस इसके ताऊजी ऐसे बोलते हैं, हाँ कभी कभी मेरी टोन ऐसी हो जाती है, एंड ऑल दैट. सो ऑलवेज कीप zero tolerance for any kind of verbal abuse at home and convey to them that there is no excuse for swearing or cursing. So if they use such language, there will always be a consequence. As parents, we both partners used to tell our daughters, if you are choosing this, consequences are this. So they were already aware about choices and consequences. So try to explain the consequences clearly and ensure they are in place. क्योंकि कई बार हम लोग rules implement करते हैं according to our own mood, according to our own comfort, according to our own environmental needs. Most of the times, जिससे बच्चा ये समझ ही नहीं पा रहा है कि उसे क्या चीज कब फॉलो करनी है, कब नहीं करनी है. For example, मान लीजिए एक 9 साल की बच्ची है, she is grounded for abusive language one day. उसके खूब डांट पड़ी और उसको खूब बताया गया कि ये अलाउड नहीं है. You can tell her that she will have to miss her favorite cartoon or music class. But another day, she is using the same language and you are occupied somewhere or you are not in a position to notice it or to object it. तो फिर हम उसे जाने देते हैं और फिर हम लेट गो कर देते हैं. तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना. जब बच्चे को अच्छे मूड में समझा रहे हैं तो उसे इम्प्लीमेंट भी करना है. जब बच्चा गलत बिहेवियर कर रहा है, उसे रोक रहे हैं, तो उस रोकने को भी हमें, चाहे वो गेस्ट के सामने है, चाहे किसी सोशल सिचुएशन में है, डोंट फील एम्बैरेस्ड कि मैं आप बच्चे को क्या बोलूं. नो, आपकी स्टेटमेंट, आपका रूल हर जगह सेम होना चाहिए. आपको पहले से बच्चे को बताना चाहिए इट इज ए बैड वर्ड एंड पीपल डू नॉट लाइक दोज किड्स हु यूज this kind of words or language. We know we don't use it, but what if chance you do? Just an apology will set everything. कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि इंटेंशनली नहीं कहते मैम, हमारे वैसे कल्चर में नहीं है, हम ऐसे रूटीन में नहीं बोलते हैं, पर कभी कभी हो जाता है. अगर बच्चे की प्रेजेंस में कभी कभी हमसे कोई ऐसी वर्ड यूज हो गया, से सॉरी, अपोलोजाइज, एडमिट के यू डिड दैट ब्लंडर. नेवर फील एम्बैरेस्ड, डोंट फील बैड, और अपने आप को छोटा महसूस नहीं करिए. इसी से बच्चा भी सीखता है कि उसे क्या यूज करना है, क्या नहीं करना, और कब उसे अपोलोजाइज करना है. हम बड़े लोग ही बच्चों को ईगो सिखा रहे हैं. बहुत बार मैंने ये नोटिस किया है कि मदर्स और फादर्स दे फील बैड व्हेन दे नीड टू से सॉरी, बट वी आर completely okay and expecting it from children.
So never use foul language in front of kids, in their presence or even in their absence. हम लोगों को एक कल्चर डेवलप करना है अपने घरों में कि हम किसी और के लिए भी, आई एम सॉरी, मैं एक जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं देना चाहती, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत सारी मदर्स ग्रैंड पेरेंट्स के लिए या कोई डिस्टेंट रिलेशंस के लिए, कोई क्लोज रिलेशंस के लिए जब भी अपसेट हैं, वो बहुत सारी नेगेटिव टर्मिनोलॉजी बच्चे की प्रेजेंस में यूज करते हैं. पार्टनर्स आपस में बात कर रहे हैं, दे फॉरगेट ऑल टुगेदर कि बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, सुन रहा है या आसपास है. और बच्चों की मैं आपको एक बहुत खासियत बताती हूँ कि whenever they are around, even they are playing, even they are doing something, they are very watchful, they are listening. बहुत पहले मैंने एक जगह पढ़ा था कि आप ये मत चिंता करिए कि आपका बच्चा क्या बोल रहा है, चिंता ये करिए कि वो क्या सुन रहा है. बिकॉज जो वो सुन रहा है ना, वही वो अडेप्ट कर रहा है, वही स्पॉन्ज हो रहा है, वही सक इन हो रहा है, और वो कहीं ना कहीं वही आपके सामने वापस आने वाला है, चाहे वो आपके एनवायरनमेंट से, वो कहीं से भी उसने सीख किया हो. सो दूसरा जो कंसर्न मेजर है, दैट इज एग्रेसिव और वायलेंट बिहेवियर. आई told you earlier also कि it's okay for toddlers to get angry. छोटे बच्चे को अभी वर्बल एक्सप्रेशन नहीं पता, उसने चीखना, चिल्लाना है, रोना है, हाथ पैर मारने हैं. And it is the most common child behavior problem, and we have solutions ready for it. But if that anger turns into aggressive child behavior in children, it is a problem. Mood swings, psychosis, conduct disorder, trauma, impulsiveness, ADHD, frustration, ये बहुत सारे causes हैं for aggression in young children. कभी कभी दे मे रिजॉर्ट टू वायलेंस फॉर सेल्फ डिफेंस. जैसे अभी रिसेंटली एक मदर ने मेरे से शेयर किया कि मेरा बच्चा प्लेग्राउंड में बहुत एग्रेसिव होने लगा है. सो आई आस्क्ड हर टू चेक ऑन द प्लेग्राउंड फर्स्ट कि कहीं बच्चे उसे बुली कर रहे हैं, कहीं वो नेगेटिव बिहेवियर कर रहे हैं पहले, जिससे बच्चे को अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए या अपनी बात रखने के लिए या अपनी गेम की टर्न के लिए उसे ये मेजर यूज करना पड़ रहा है, बिकॉज वो वही वहां चल रहा है, वही कॉमन है, वही एक्सेप्टेबल है. So first of all, before blaming to the child, we need to check in the environment. But कई बार क्या होता है कि वायलेंट बिहेवियर जो है बच्चे का, वो डिपेंड करता है कि स्कूल से कुछ हुआ, कुछ टीचर ने उसे कुछ बोला, और पेरेंट्स किसी और की कंप्लेंट सुनना नहीं चाह रहे, वो बच्चे के ऊपर ही टैग कर रहे हैं, बच्चे के ऊपर ही लेबल कर रहे हैं कि तुम्ही ने कुछ गलत किया होगा. सो एक बैलेंस मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है. वी नीड टू चेक आउट कि कोई उसे हिटिंग, बीटिंग, किकिंग, अब्यूजिंग या बुली या लेबलिंग तो नहीं कर रहा है. ये देखना बहुत जरूरी है कि बच्चे का वो बिहेवियर किस वजह से हो सकता है. अब इस केस में हमें करना क्या चाहिए? मोस्ट पेरेंट्स की एक मिसकंसेप्शन होती है कि येलिंग बैक एट किड्स इज द इजीएस्ट वे टू रिस्पॉन्ड टू एग्रेशन. कि अगर बच्चा गुस्सा कर रहा है तो हम भी उस पर येल करेंगे. बट इफ यू डू सो, my dear friends, you end up teaching your child the wrong things, due to which your kids will never know how to control their impulses and emotions. So rather than raising our voice, we can do is lower our tone and tell them to calm down. यहाँ मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि whenever our child has a high fever, in the mid of the night, we have no medicine at home and we need to wait for the early morning कि जब हम मेडिसिन करवा पाएंगे अवेलेबल. तो सबसे पहले फर्स्ट एड क्या होती है whenever the child is in high fever? What we are doing to do? Cold sponge. Yes, exactly, wonderful. So इसीलिए कि जब हाई फीवर है, बॉडी इज हीटेड अप, तो हम कभी भी गर्म पानी से पट्टी नहीं करते हैं. वी ऑलवेज डू कोल्ड स्पॉन्ज, ताकि ऑपोजिट हमें टेम्परेचर देना होता है. सिमिलरली, चाहे आप पार्टनर्स की आर्ग्यूमेंट हो रही है या आपकी बच्चे के साथ कन्फ्रंटेशन हो रही है, यू नीड टू स्टे काम, यू नीड टू रिस्पॉन्ड इन द ऑपोजिट टोन, यू नीड टू मेंटेन द ऑपोजिट टेम्परामेंट. हमेशा ये याद रखिए, बिकॉज जब भी आग लगती है, वी नेवर थ्रो ऑयल इन इट, वी नेवर थ्रो पेट्रोल इन इट, वी नेवर थ्रो ड्राई लीव्स इन इट, वी ऑलवेज ट्राई टू थ्रो वाटर. सो दो एलिमेंट्स एक साथ अगर कम्युनिकेट करेंगे तो कभी भी सॉल्यूशंस नहीं होंगे. सो व्हेनेवर दे आर इन एंग्री, व्हेनेवर दे आर इन बैड टेम्पर, you need to calm down and ask them to lower their tone.
so you can reflect on their feelings and empathize. But tell them that hitting or kicking is not allowed. कुछ चीजें होती हैं जो उनके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं. They need to know. It's better if you say something like, I know बच्चे, you are angry, but we don't bite, we don't kick, we don't hit, we don't abuse, we don't shout. So we need to convey our anger in the right direction, right tone, I say. You can always teach them consequences here also if they turn violent. For example, if you are dealing with a younger child, teach them what they can do instead of resorting to physical violence. उनको उनका एक alternative solution बताइए. If possible, give them an alternative, but don't leave them hanging. कि ये नहीं करना है, पर क्या करना है? और ये बहुत impractical, unrealistic, imbalancing है अगर हम कहें कि बच्चे कोई बात नहीं, दूसरा आपको कुछ भी कहे आपको शांत रहना है. You are a good boy, you are a good girl. ऐसा नहीं हो पाता है. हमें हमारे बच्चे के साथ ही नहीं हो पाता है, तो उनका किसी और के साथ कैसे हो पाएगा? So give them proper solution in that case. For example, teach them how and when to use words such as I am angry or I don't like it. Always remember that as a parent, you need to be a good role model and avoid giving them physical punishment. Physical punishments always land into much behavioral problems that I have experienced throughout my career as well as my personal parenting experience. So, जब भी आपको लगे कि बच्चा बीटिंग कर रहा है, ग्रम्पी हो रहा है, किकिंग कर रहा है, उसको आप इमोशनल रेगुलेशन टाइमली सिखाएंगे, क्योंकि ये बिहेवियर एकदम से नजर नहीं आता है. ट्रस्ट मी, कहीं ना कहीं छोटे छोटे सिग्नल्स, छोटे छोटे आउटपुट्स हमने इग्नोर की या फिर जाने दी, हमने उसको ओवरलुक किया, हमने उसको ध्यान नहीं दिया, हैंडल नहीं किया, तब जाके बच्चे में इतने सारे बिहेवियरल डिसऑर्डर्स दिखते हैं. सो उस वक्त आप जितना येल करेंगे उतना ही गड़बड़ होगा. जितना आपने काम डाउन करेंगे, हक करेंगे, प्यार करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, एम्पैथाइज करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सुनेंगे, खुद का टेम्परामेंट लो रख के, अंदर गुस्सा आ भी रहा है, अपसेट हो भी आप, फिर भी आप बच्चे के सामने सेम बिहेवियर से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे. ये एक मूल मंत्र है जो आज के इस पार्ट में मैं आपको देना चाहती हूँ. बहुत बार मैंने भी एज ए मदर ये एक्सपीरियंस किया है कि पेशेंस जो है, अंडरस्टैंडिंग जो है, एम्पैथी जो है, वो बच्चे के टेम्पर को कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा टूल होता है. पेरेंट्स को कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़े ग्रंथ पढ़ने की, बहुत हायर एजुकेशन लेने की, डिग्रियां हासिल करने की, कोई नए नए फॉर्मूले अडेप्ट करने की जरूरत नहीं है. जस्ट रिस्पॉन्ड ऑपोजिट. जब भी खासकर वायलेंट बिहेवियर है, अब्यूजिव लैंग्वेज है, या फिर बच्चे के जो है वो नेगेटिव सिनेरियोज आपको ज्यादा दिख रहे हैं. तो एम आई साउंडिंग राइट? Yes. Yes. किसी के मन में बहुत सारी उलझन, गाँव माऊ से आप हंसेंगे. ये क्या होता है कि मेरे अंदर उमड़ उमड़ के कुछ आ रहा है एंड आई वांट टू स्पीक. ऐसा हो रहा है किसी के साथ? Yes, ma'am. Yes. आप नोट करते रहिए प्लीज, बिकॉज हम लोग सेशन के एंड पे आपके हर पॉइंट का आंसर जरूर करेंगे. बीच में अगर हम इस तरह से बात करने लगेंगे तो फिर बहुत ड्रैग हो जाएगा. सो आई रिक्वेस्ट हम्बली टू एवरीवन टू नोट डाउन योर पॉइंट्स कि किस पर्टिकुलर बिहेवियर के सॉल्यूशन में आपको ये ऑब्जेक्शन है या आपका कोई क्वेश्चन है. सो डेफिनेटली in the end of the session we are going to answer everything. Is it okay? Yes, ma'am. Perfectly right. Thank you so much. Thank you. Because कई लोगों के क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो वो unnecessarily hooked up हो जाते हैं when we drag the discussion. So bullying. थर्ड जो कंसर्न मेरे एक्सपीरियंस में इस वक्त छोटे बच्चों से लेके टीनेजर्स तक या अर्ली एडोलेसेंस तक बहुत ज्यादा आ रहा है, वो है बुलिंग. बुली एक ऐसा कंडक्ट है जो हर वक्त विजिबल नहीं होता. so many times we are not aware कि हमारे बच्चे के साथ बुली हो रहा है या हमारा बच्चा ही किसी की बुली कर रहा है. और ये बिहेवियर मोस्ट ऑफ द टाइम एक ऐसा सीरियस इशू है दैट रिजल्ट्स इन इमोशनल एंड फिजिकल अब्यूज ऑफ द विक्टिम. तो विक्टिम वो कोई भी हो सकता है, आपका बच्चा भी हो सकता है और कोई और बच्चा भी हो सकता है. So this is common in children as they tend to do this to feel powerful.
अगर घर में बच्चे की नहीं सुनी जाती है, उसको सप्रेस किया जाता है, तो वो सारा एग्रेशन जाके कहीं और निकालता है, चाहे वो स्कूल है, चाहे प्लेग्राउंड है, या फिर वो पार्क है, या फिर अपने किसी फ्रेंड और रिलेटिव के घर गया है। वो हमेशा बच्चा ढूंढता है इस सॉफ्टवेयर टारगेट जिसके ऊपर वो अपना रौब जमा सके। सो रिजॉल्व देयर सोशल प्रॉब्लम्स इजीली, ये उनका एक टूल होता है टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स एंड टू, वो कहते हैं ना, अपना हक पाने के लिए, अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए, अपनी पावर और अपना जो एक एग्जिस्टेंस है उसको वैलिडेट करने के लिए। So usually when children don't find a way to deal with their own feelings, they tend to take on bullying to fix things. If your kid is doing so, then you have got to act immediately. स्कूल से कंप्लेन आए, प्लेग्राउंड से कंप्लेन आए, किसी फ्रेंड की कंप्लेन आए, डोंट इग्नोर। बच्चे की साइड मत लीजिए, बच्चे को प्रोटेक्ट करिए, बच्चे को समझिए, सुनिए, उसका पर्सपेक्टिव जरूर सुनिए, लेकिन प्लीज डिफेंड नहीं करिए। स्टार्ट टीचिंग योर किड्स दैट बुलिंग इज रॉन्ग, चाहे वो बियर करना है, चाहे वो किसी के ऊपर एक्सरसाइज करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो लेकिन अगर ये हो ही रहा है तो करना क्या चाहिए, पेरेंट क्या करें उस वक्त बुलिंग ब्लू से बच्चे को बचाने के लिए या बच्चे को इस कंडक्ट से दूर रखने के लिए? यू नीड टू स्टार्ट टीचिंग योर किड फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड दैट बुलिंग इज रॉन्ग. It is very, very essential to explain to them what a bully is and give them instances of what bullies do. तो आपको थोड़े थोड़े नेगेटिव सिनेरियोज वाले केसेस ध्यान में रखने पड़ेंगे, सर्च करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि बुली के आगे रिपरकेशन क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, पनिशमेंट्स क्या होती हैं। ज्यादा अगर ये हायर स्टेज पे चला जाता है तो उसके क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो वो बच्चे के साथ आप डिस्कस करते रहें, धमका कर नहीं, डांट कर नहीं, उसको पनिश करके नहीं, प्यार से। क्योंकि जो चीज हम उसे समझाना चाह रहे हैं वो समझने और सुनने के लिए कामनेस होना बहुत जरूरी है, एक बैलेंस ऑफ कम्युनिकेशन लेवल होना बहुत जरूरी है। सो इट इज बेटर टू सेट रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स इन द हाउस राइट फ्रॉम देयर चाइल्ड. Keep an eye on your older kids if they are trying to influence your younger one. कई बार छोटे बच्चे के बिहेवियर में दिख रहा है लेकिन वो कहीं कजन से रहा है, किसी और एल्डर सिबलिंग से आ रहा है, या किसी और एडल्ट इन द फैमिली से आ रहा है. सो यू नीड टू चेक इट प्रॉपर्ली. चाहे वो बुली खुद हो रहे हैं या दूसरों को कर रहे हैं, दोनों ही चीजें जो हैं वो बहुत रिस्की हैं. बुलिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल. ये हमारे कल्चर में ही होना चाहिए. और आप ये भी ध्यान रखिए कि आपके आसपास का कोई एडल्ट knowingly, unknowingly, intentionally, unintentionally, even in lighter note, किसी को बुली तो नहीं कर रहा जिसकी वजह से बच्चे को ये नॉर्मल बिहेवियर लग रहा है. सो बैड एनवायरमेंट एट होम, इट इज वेरी वेरी मेजर रीजन कि बच्चे बुली होते हैं या बुली करते हैं. आप हैरान होंगे, आप यकीन नहीं करेंगे इस चीज को, लेकिन बहुत बहुत ये एक फैक्ट है कि बच्चे वही बुली करते हैं जिनके घर पे एनवायरनमेंट नेगेटिव है, और बाहर जाके भी बुली वही होते हैं जिन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग, सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी नहीं मिली. सो बोथ हैंड्स पे ही बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है. यहाँ एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेंशन करना चाहूंगी, जो मैंने अपने पेरेंटिंग सेशंस में और बच्चों के साथ जो चाइल्डहुड ट्रॉमा को मैं हील करती हूँ थ्रू साइकोथेरेपी, उसमें मैंने ये बहुत नोटिस किया है कि बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं. अभी मेरे पास 3 केसेस हैं विद इन एज ग्रुप 8 to 12. The kids, 2 girls and 1 boy, who are anxious, highly anxious. They are having so much anxiety. They are having panic attacks at school. They are not happy at home. Why? Because they are suffering from their parental sufferings. Parents का disagreement, parents का conflict, कहीं कहीं डाइवोर्स केस फाइल हो रखा है, कहीं कहीं जो है उनकी जॉइंट फैमिली के जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, फादर की जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं. रीजन मे बी एनी, बट व्हेन चाइल्ड हैज बीन इंक्लूडेड इन दैट फाइट, इन वॉर और इन दैट कन्फ्लिक्ट, तब उस बच्चे के ऊपर स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है, जो कि वो हैंडल नहीं कर पा रहे, बिकॉज दे आर सो यंग. हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि उनका इंटेलिजेंट या थिंकिंग ब्रेन इतना मैच्योर नहीं हो रहा है, वो सिर्फ इमोशनल लेवल पे एम्पावर्ड हैं. ये पावर उनकी फुली ऑपरेट हो रही है, तो वो हर चीज को यहाँ से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं.
हमारा ये लेवल जो है वो मेच्योर है, वो स्टेबल है, वो थोड़ा सा कह सकते हो कि कंस्ट्रक्टिव है, लॉजिकल है, रैशनल है। बच्चे से हम वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ उसे पता होना चाहिए हमारे साथ क्या हो रहा है, हाँ उसे पता होना चाहिए कौन गलत है फादर मदर में से, उसे पता होना चाहिए उसके ग्रैंड पेरेंट्स कितना टॉक्सिक हैं, उसे पता होना चाहिए उसकी मदर क्या क्या झेल रही है। सॉरी, जितना आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को नेगेटिवली पोर्ट्रे करेंगे, उतना आप उस बच्चे के बिहेवियरल डिसऑर्डर्स ऐड कर रहे हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उतना आप उस बच्चे में फियर, वरी, एंजाइटी, पैनिक डाल रहे हैं, और उतना उस बच्चे को आप अपने एनवायरनमेंट से डिस्कनेक्ट और डिटैच कर। एंड अनफॉर्चुनेटली सोशली भी वो लोग आइसोलेट हो रहे हैं। लेकिन एक बार मेरे से मदर ने पूछा कि अब अगर घर पे परेशानी है और बच्चे को नहीं बताएं तो कैसे चलेगा। डेफिनेटली आई कंप्लीटली एग्री विद दिस कि अगर हम फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, घर पे कोई जेन्युइन इशू है, तो एक बैलेंस्ड पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम बच्चे को बताएंगे कि एट प्रेजेंट वी आर गोइंग थ्रू दिस, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी परमानेंट। यू डोंट नीड टू वरी बच्चे, जस्ट यू नीड टू कोऑपरेट, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड, जस्ट यू नीड टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली। बहुत फर्क होता है कि प्रॉब्लम्स या नेगेटिव सिनेरियोज हम कैसे कन्वे करते हैं। Personally, I have experienced so much political scenarios in family when my daughters were very young. I was struggling with so much pressure of balancing personal and professional life. We were so much working hard to establish ourselves in a very unconventional scenario in this small city. And along with that, we were also trying to balance homely responsibilities, social responsibilities, and family constraints, I will say. My daughters were observing and witnessing everything, whatever was negative around us, but they never heard anything negative from our own behavior, words, or expression. We always try to teach them respect, positivity, and maintenance of harmony within that environment. Though it was hard, sometimes it was conflicting too, because my younger one was asking, you are telling something and we are observing something else. So that was another thing to handle in a proper way. कि होता है, जहां रिलेशनशिप है वहां कन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, जहां रिलेशनशिप है वहां डिसएग्रीमेंट्स भी होंगे, बट इट डजंट मीन कि किड्स शुड बी इन्वॉल्व इन दैट और आप लोग भी उस लेवल पे आके बात करो जिस लेवल पे एडल्ट्स कर रहे हैं। नो। सो ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने बच्चे को रिबेलियस बनाना है, हमने बच्चे को एडल्ट्स को चैलेंज करना, रिप्लाई बैक करना सिखाना है, या फिर हमने बच्चे को जो है एक मिडल पाथ लेना सिखाना है कि दैट इज देयर कंसर्न, दे विल हैंडल इट, आई एम नॉट सपोज टू रिएक्ट अकॉर्डिंगली, आई विल बेटर टॉक टू माई पेरेंट्स एंड आई विल आस्क इट। आपने उन्हें ये आदत डालनी है कि वो कुछ भी ऑब्जर्व करते हैं, कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ भी फील करते हैं, दे शुड कम एंड टॉक टू यू, दे शुड कम एंड आस्क यू। और ये कब हो पाएगा? जब आप एक पॉजिटिव, काम, कंपोज्ड, कंट्रोल्ड टेम्परामेंट से उन्हें उसका आंसर करने के आदी होंगे। यू विल बी इन ए हैबिट ऑफ दैट, यू विल बी इन ए रूटीन ऑफ दैट। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, स्पेशली बोथ पेरेंट्स separately, but they always give reason of their own stress. आपको पता नहीं हमें कितना स्ट्रेस है, आपको पता नहीं मैं घर पे कितना काम करती हूँ, आपको पता नहीं मुझे जॉब भी करनी है, घर भी देखना है, आप ऊपर से ऐसे करते हो, आपको पापा कहेंगे, आपको पता है मैं कितना परेशान हूँ क्या। बच्चे का कोई कंसर्न नहीं है इससे। They are your responsibilities. It is our choice if we are working. It is our choice if we are managing multiple things. They have not written us email to invite us in this world of chaos and conflicts. No. They are here to love their life, to love their parents, to love their environment, and to experience every positive and best energy out of that. So if we are not able to maintain that, slowly in a very manipulative, toxic and negative scenario, family scenario, children, they are getting manipulative. अगर पेरेंट्स मैनिपुलेशन करते हैं और मैनिपुलेशन से खुश होते हैं, तो बच्चे बहुत जल्दी ये बिहेवियर अडेप्ट कर लेते हैं कि मम्मा को क्या सुनना अच्छा लगता है, पापा को क्या सुनना अच्छा लगता है, उसकी चुगली करेंगे तो मम्मा खुश हो जाएगी बिकॉज मम्मा हेट्स दैट पर्सन।
और पापा वुड लव टू लिसन टू दिस इफ आई विल से कि पापा आप तो बहुत सही हो, मम्मा ही गड़बड़ करती है. सो हम लोग खुद ही बच्चों में मैनिपुलेशन डाल रहे हैं. एंड दीज डेज मोस्ट पेरेंट्स आर कंप्लेनिंग कि बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं, बच्चे बहुत मैनिपुलेटिव हो गए हैं. बिकॉज आई नो as tricky as manipulation is also exhausting. बड़ा मुश्किल हो जाता है when your child acts out, lies, cries to get what they want, when they make sure that you don't give it. बहुत बहुत ज्यादा difficult है इसको handle करना. This is where you can stop them from manipulating you as they grow. और आपको environment में भी check करना है कि manipulation कहाँ से आ रही है. Most of the times it is in genes also. Yes, even a simple lash out of a candy bar can make way for your child's manipulative behavior. आपने कितनी बार उनके टेंट्रम सहे और कितनी बार उनकी जो बिहेवियरल टेंट्रम्स को सप्रेस करने के लिए डील की. यस, मेरी किटी है, आपको चुप करके बैठना है और आपको इतनी देर ये नहीं करना तो ये ले लो, जो भी करना चाहते हो करो, बट डोंट डिस्टर्ब मी. एंड देन वी अलाउ एवरी काइंड ऑफ बिहेवियर. और व्हेन वी आर नॉट इन ए मूड टू टॉक, आजकल तो मैं ये देख रही हूँ, इवन आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट, कि whenever we are busy on phone, we are so engraved in that कि हम बच्चों को कहते हैं प्लीज गो, अच्छा ले लो, अच्छा कर लो ना, जो करना करो, मुझे तंग मत करो, लेट मी बी अलोन. बहुत नेचुरल और बड़ा ही कॉमन सिनेरियो है, बट उसने हमारे बच्चे को क्या दिया ये हम बिल्कुल भूल जाते हैं. So whenever child is getting manipulative, we should expect your child to fight with you every time you say no. और इसका मतलब उसका ये बिहेवियर एग्रेसिव हो रहा है और हमें वहां कंट्रोल करना है. बट implementation of new rules should not be at the time of heated environment. कि जब बहुत पानी सिर से ऊपर चला गया, when it is too much, when it is enough, then we should implement the rules. No. साथ साथ बच्चे को प्यार से टैप करके ही हमें वो चीजें बतानी है. बिकॉज धीरे धीरे बच्चे इसके बाद अनदर जो एक चाइल्ड बिहेवियर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, लाइन. वेरी कॉमन फॉर चिल्ड्रन टू लाई, सो डोंट टेक इट पर्सनली. बहुत कॉमन बिहेवियर है बच्चे का कि बच्चा झूठ बोलेगा. और इसको बहुत ज्यादा बिहेवियरल डिसऑर्डर हम नहीं कह सकते हैं अगर वो एक लिमिट में है, एक बैलेंस में है. Instead, think about it from your child's perspective and try to understand what compelled them to lie to you in the first place. क्या वजह रही? क्योंकि कोई बात तो होती है तो सब बातें होती हैं. Teach your kids to be honest rather than being scared of telling truths that might have negative consequences. I have experienced in multiple cases, my dear friends, when kids are aware कि सच बोलने पे तो पनिशमेंट मिलने वाली है. माई पेरेंट्स कांट टॉलरेट ट्रूथ. मेरे से गलती हो गई है तो मुझे छुपानी पड़ेगी, नहीं तो शामत आएगी. एंड दिस इज द मेजर रीजन व्हाई किड्स दे स्टार्ट लाइंग. सो वी नीड टू check it out in our own scenarios, in our own behaviors, in our own expectation कि हम बच्चे से क्या expect कर रही हैं. और जब भी फिर भी आपको लगे कि आपकी तरफ से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, you are supportive, understanding, inviting, you are welcoming them to share anything and you are not blaming them, you are not even giving negative references in future, आप उन्हें ताना उलाना नहीं दे रहे हो, then you need to convey the reasons कि बच्चे आप बताओ पहले तो आपने ये क्यों किया और क्यों नहीं करना चाहिए. फिर आप हमें बताइए कि हमारी तरफ से क्या चीजें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, क्या आप हमसे झूठ बोल रहे हैं. Make them understand with love, compassion, calmness and empathy. Empathy तो छोड़नी ही नहीं है. हम लोग strangers के साथ social structure में जिन लोगों को नफरत करते हैं, लेकिन पावर, पैसा या उनकी स्टेटस की वजह से हम फिर भी उनके साथ इतने अच्छे से पेश आते हैं. तो ये कि तो हमारे घर के बच्चे हैं, सारी ईगो, सारा फ्रस्ट्रेशन, सारा स्ट्रेस हम घर पे अपने बच्चों के ऊपर ही उतारते हैं. थोड़ी सी फेकिंग और प्रिटेंडिंग करनी है वहां जब बच्चा डिस्टर्ब है. आप भी डिस्टर्ब हैं लेकिन आप शो नहीं करेंगे. नेक्स्ट बिहेवियरल प्रॉब्लम जो आजकल के सिनेरियो में बहुत बहुत कॉमन है, वेरी वेरी प्रोमिनेंट, दैट इज लैक ऑफ मोटिवेशन और लेजीनेस. लेजीनेस इज नॉट देयर एक्चुअली, वी लेबल इट एज लेजीनेस. बच्चों में बहुत ज्यादा उदासी, बोरियत ये हमें देखने को मिल रही है.
जब भी आपको लगे कि आपका बच्चा not interested in doing anything at all, not interested in school work, not interested in art work, not interested in hobby classes, not interested in co-curricular activities, and refuses to participate in any event, चाहे वो स्कूल का है, फैमिली का है, well, here is your call to motivate them. हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो आपको मोटिवेट करना है. We know it is not easy so many times to motivate kids when they are lazy and they don't want to do anything, but you need to help them out. So अभी कुछ टिप्स मैं देने वाली हूँ आपको इसके लिए, how to handle this situation. Don't be anxious about their behavior. बच्चे बहुत जल्दी जो है वो बोर हो जाते हैं, ये हमें पता ही है. स्पेशली अभी मैं आपको एक इसका बहुत मेजर रीजन बताने वाली हूँ जो हमने प्रोवाइड करवाया है. You know, instant noodles, you know, the remote control, changing the channel so frequently. एक चीज अच्छी नहीं है, दूसरी अच्छी नहीं है, तीसरी वहां ऐड आ गई, थोड़ी देर उधर देख लो, उधर कुछ और आ गया, थोड़ी देर इधर देख लो. So we are jumping so much from one thing to another. और वो हमारे बिहेवियर में बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं when they need immediate solution, immediate entertainment. और इतनी सारी मल्टीपल हॉबी क्लासेस, इतना सारा लंबा चौड़ा बिजी शेड्यूल, स्कूल से आओ, कपड़े बदलो, लंच करो, इधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, देन गो टू बेड एंड स्लीप. सो एक मशीन बना दिया हमने बच्चे को, रिमोट कंट्रोल से चलने वाली. सांस लेने तक का टाइम नहीं है, बिकॉज एवरी यंग मदर इज डाइंग टू मेक हर चाइल्ड सुपर स्पेशल चाइल्ड, सुपरमैन, सुपर गर्ल, मल्टी टैलेंटेड, गुड इन एवरीथिंग. और ये बहुत ही वायरस की तरह फैल रहा है हमारी सोसाइटी में, हमारे पेरेंट्स में. तो काफी सालों से हम ये देख रहे हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चा हर वक्त एंग्शियस रहता है, रेस्टलेस रहता है, और जब वो उसके बिहेवियर में आने लगता है तो हम तब बॉदर करने लगते हैं. सो हमें थोड़ा सा ये चेक करने की जरूरत है कि हमारे बच्चे के लिए कौन सा रीजन इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले कर रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन देयर लाइफ, जिससे वो चीजों से डिस्कनेक्ट और डिटैच होते जा रहे हैं. शायद उनके लिए कुछ चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं. टेल देम स्टोरीज अबाउट योर चाइल्डहुड. आप उन्हें अपने बारे में बताइए, टू इंस्पायर, टू एनकरेज देम टू ट्राई समथिंग न्यू. अगर एक चीज वर्कआउट नहीं कर रही है, इट्स ओके. डोंट ब्लेम देम कि तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगता, तुम ये कर सकते थे पर कर नहीं रहे हो. यंग बच्चों में चीजों को लगातार रोटेशन में ट्राई करने का एक टेंडेंसी रहता है. दे कीप ऑन ट्राइंग न्यू थिंग्स. Sometimes they feel them interesting, sometimes they don't feel like doing it. Don't force your kid to take up a hobby, please. हम लोगों को लगता है कि हम नहीं कहेंगे, ये ट्राई नहीं करेगा, इसको थोड़ा जोर नहीं डालेंगे तो कैसे होगा. Give them options and let them choose. Yes, अगर आपको लगता है कि बच्चा अवॉइडेंट हो रहा है, कि वो तो कुछ भी नहीं कर रहा है, yes, then it is a matter of concern. Definitely, then you need to talk to them in a different perspective, or you need professional help. Take a step back and check if you are not forcing your kid to do something. Let them try self-motivation. कई बार हमारी मोटिवेशन से ही वो इतना प्रेशराइज्ड हो जाते हैं कि फिर हमारी बात ही उन्हें यहाँ से सुनती नहीं है, वो यहाँ से निकल जाती है, because it is getting too much on their nerves. So for a moment, just stay back. थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए उनको, और फिर अपने आसपास के एनवायरनमेंट में उन्हें इन्वॉल्व करिए. Assign your kid to do some or other household chores and set limits like we will watch a movie once you are done with it and something that sounds like a treat. क्या मिलके हम अपना रूम अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं. आफ्टर दैट वी विल हैव अ डेजर्ट. लेट्स डू दिस टास्क फर्स्ट टुगेदर, देन आई विल कुक मैगी फॉर यू. लेट्स डू दिस, देन वी विल गो आउट इन अ पार्क टू प्ले. सो यू नीड टू अटैच रिवॉर्ड्स along with that behavior जो आप उनसे चाहते हो. अब यहाँ भी आप सब लोगों का एक क्वेश्चन होगा जो बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि ऐसे तो उनकी आदत बन जाएगी, फिर तो ब्राइबिंग हो जाएगी और दे विल मैनिपुलेट अस. नो, वी नीड टू सेट लिमिट्स फॉर दैट. कि अभी ये एक बिहेवियर आप पूरा वीक एग्जिबिट करेंगे, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे यू विल गेट दिस रिवॉर्ड. और बच्चे की टेंडेंसीज नोट करते हैं हम साथ साथ, हमें पता चल रहा होता है बच्चा किस तरफ जा रहा है, वो मैनिपुलेट कर रहा है, उसको आदत पड़ रही है, तो क्रैक करें, ब्रेक करें, चेंज करें. ये तो हमारा ही काम है. हम इस एक्सरसाइज से, इस होमवर्क से, इस टास्क से, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते. वी नीड टू चेक इन कि हमारे बच्चे के लिए कब क्या सुटेबल है. वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर चाइल्ड
and we need to invest strategies, we need to implement rules, we need to implement behavioral strategies according to that only. हर बच्चा अलग होता है. सबसे ज्यादा बच्चे कब फेड अप होते हैं, छोटे बच्चे भी, when parents keep on comparing them with their friends kids, with their cousins, with their neighborhood kids, कि वो देखो क्या करता है, तुमसे क्यों नहीं होता है, वो साइकिलिंग करता है, तुम साइकिल क्यों नहीं करते. वो स्केट करना चाहता है लेकिन हम उसे साइकिलिंग कराना चाहते हैं क्योंकि हमारा कोई फेवरेट चाइल्ड जो है वो साइकिलिंग कर रहा है. So we need to understand our children to inculcate hobbies जो उनकी पर्सनैलिटी को, फिजिक को, इंटरेस्ट को प्लस आईक्यू को भी मैच करें, विदाउट गिविंग ए वेरी सीरियस ऑब्जर्वेशन टू आवर किड्स इंटेलिजेंस. कई बार हम उससे बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं. सो माय डियर पेरेंट्स, whenever you are facing any kind of issue, whenever our kids are acting out, parents often feel powerless. बहुत बार ऐसा होता है कि हम बिल्कुल पावरलेस फील करते हैं. आपने बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स डिसिप्लिन के लिए अप्लाई की होंगी, बट विदाउट मच सक्सेस. दैट्स व्हाई यू आर हियर विद मी टुडे. In fact, trying too many different strategies for managing disruptive behavior can sometimes be another source of problem. क्योंकि हम लोग ही कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग ही समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना है. Since kids respond better to firm boundaries that are consistently reinforced. तो इसीलिए हमें अपने बिहेवियर्स, अपने रूल्स, अपने जो ऑप्शंस हैं उनको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है, मॉनिटर करना है. पेरेंट्स को एज ए टीम कुछ रूल्स डिफाइन करने हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव ऑब्जर्व्ड एक पेरेंट कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, एंड किड्स आर कंप्लीटली लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड इन बिटवीन बोथ. किसको खुश करें, किसको नाराज करें. बट इफ यू हैव नॉट सीन प्रोग्रेस बिफोर नाउ, डोंट फील डिस्करेज्ड, बिकॉज वी आर कमिंग अप विद सो मेनी अदर अमेजिंग थिंग्स इन नेक्स्ट सेशंस, जिसके लिए आज का जो फीडबैक फॉर्म मैं आपके साथ शेयर करूंगी लिंक, I will request my team to share feedback form link in chat, जिसमें आपको हमने एक अपॉर्चुनिटी दी है पर्सनली कि आप अपनी कोई क्वेरी, अपना कोई कंसर्न, अपनी कोई स्ट्रेस, अपना कोई बिहेवियरल जो एक बॉदरेशन है बच्चे को लेके जो आपको से सॉल्व नहीं हो रही, वो आप उसमें लिखेंगे. एंड हम 1-to-1 सेशन भी कर सकते हैं, लेकिन हम अगर कॉमनली कोई एक चीज आती है निकल के तो उसके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिफाइन करेंगे. Within my 32 years of professional career in 4 capacities, जिसको हम करियर काउंसलिंग कह सकते हैं, चाइल्ड काउंसलिंग कह सकते हैं, हम यूथ एम्पावरमेंट कह सकते हैं, साइकोथेरेपी कह सकते हैं, और उसमें हम पेरेंटिंग कोचिंग कह सकते हैं. I have completely observed, experienced, and I have a full trust on these 4 C's कि आपको अपने बच्चे को केयर शो करनी है एक्सेप्टेंस और अफेक्शन के साथ. आपको अपने रूल्स में, अपनी पेरेंटिंग टेक्निक्स में, पेरेंटिंग स्टाइल्स में कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है अकॉर्डिंग टू योर ओन चाइल्ड, मेंटेनिंग ए स्टेबल एनवायरनमेंट. दोनों पेरेंट्स को मिला के, इवन ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उनको भी टीम में शामिल करना है. इसमें बहुत सारे किंतु परंतु आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स की स्टाइल ऑफ ऑपरेशन में बहुत फर्क होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम द वेरी डिफरेंट ऑपोजिट पोल्स. तो इसके लिए फिर हम लोग 1-to-1 डिस्कस करेंगे. चॉइसेस जो हैं, अलाउइंग द चाइल्ड टू डेवलप ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी मींस कि बच्चे को आज हम सेल्फ गवर्निंग, सेल्फ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, पावरफुल बना रहे हैं बड़ी अर्ली एजेस में. और ये जरूरी भी है, क्योंकि जितना चैलेंजिंग एनवायरनमेंट हो गया है, जितनी ज्यादा कंपटीशन हो गया है, जितना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं, हमें बच्चे को जल्दी वो चीज देनी है, फ्रीडम एंड एम्पावरमेंट, बट telling them consequences also, कि जितने भी choices वो ऑप्ट करते हैं, being independent, अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं, अपनी थिंकिंग करते हैं, तो उन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव चॉइसेस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस का भी पता होना चाहिए. सो आई होप टुडे सेशन वाज मीनिंगफुल. और अब हम ओपन कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर सेशन फॉर ऑल माय फ्रेंड्स हु वांट टू आस्क एनीथिंग, हु वांट टू डिस्कस एनीथिंग, हु हैव सम ऑब्जेक्शंस कि हमने जो आज डिस्कस किया. मिठुन जी, अगर आप वहां हैं तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि अगर किसी ने हैंड रेज किया है तो आप थोड़ा ध्यान से बताइए कि फर्स्ट हम किसको इनवाइट करेंगे. क्वेश्चन प्लीज.
Yes, I can see Anjana ma'am. Let me open other windows. So before we go ahead with question answer session, I would love to request everybody, please go for feedback and feedback form जरूर भरिएगा, सबमिट करिएगा वो फॉर्म, जिसकी वजह से आपको फ्री रिसोर्सेज मिलने वाले हैं। आज बहुत सारे जो मैंने शेयर किए थे ग्रुप्स में भी, 3 रिसोर्सेज वी आर गोइंग टू गिव यू। वन तो है कि आज का ये सारा कोर्स कंटेंट है, जितना भी आज हमने डिस्कस किया और पिछले पोर्शन में डिस्कस किया, उसका एक रिटन कोर्स मॉड्यूल है, ताकि आपके पास रेडी इन हैंड रहे whenever you want to revisit anything. Secondly, we will give you some kind of bully scenarios. If your child is bully, then how to handle it, because that is a very, very major concern these days. वो bully फिर बाहर से घर की तरफ भी आ जाती है बहुत जल्दी. Third resource is also very important and meaningful. But for that, please, you need to fill that feedback form and submit again. And also, if anybody has not put reviews on Google, it is very helpful for us to grow and outreach people. So kindly do that. Yes, ma'am. Anjana, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, I have a query. कि अगर a child is being bullied and he comes home and parents know that yes, the reason the child is angry every day he comes home is because he's facing some kind of bullying at school. So what is a classic response from a parent? What should be the response of a parent? Because I have seen parents actually going to school and start fighting with other parents, and that is something which I know is not the solution to the problem. So as a mother, what should be an ideal solution? What is the talk you have to do with your child so that you can at least give that comfort to your child that it's okay, we are there. Thank you so much for this wonderful question, Anjana ma'am, and you have already provided half of the solution. Yes, we are not going to act immediately to the other party. जो हम लोग करते हैं कि पहले बहुत ज्यादा देर लिंगर ऑन कर रहे हैं, we are ignoring it, we are pushing it, and then suddenly one day we just reach school or reach to that other family to fight against our child. But we need to do it in proper steps. पहले हम बच्चे से बात करें, हम बच्चे का वो एक पर्सपेक्टिव भी सुने और ट्रिगर भी सुने कि उस बच्चे ने अगर बुली किया तो what was the reason behind that, what was the behavior exhibited from my child, उसका कितना रोल कंट्रीब्यूशन है उसमें. So पहले ये क्लैरिटी लेने के बाद whenever we will reach the other party, either it is at school or it is with some other family or in playground, then we need to listen to other people also. When we will outreach with calmness, compassion and empathetic listening, not as a rival party, definitely they will also deal with us in a good manner. Most of the time when we react very aggressively, then the other party gets offended and they try to defend themselves and their child even when they are wrong. Perfectly fine. I know the reason the other children are bullying. There must be a reason why they are doing it. But what should we as a parent tell our child, which, where the child is comfortable that it's okay, it's a momentary thing. Yes, it's happening in school, but it's not something, it should not be threatening to him. ऐसा क्या हम दें बोले बच्चे को कि उसको सांत्वना कैसे दें कि it is okay and the issue resolve हो जाएगा? या वो ऐसे हम लॉलीपॉप भी नहीं दे सकते हैं. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बच्चे के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या है और मैटर ऑफ कंसर्न जो है वो उसका वेटेज क्या है. इफ इट इज नॉट टू मच और बच्चा बहुत ऐसे ही रिएक्ट कर रहा है और अगले दिन ठीक भी हो रहा है, फिर थोड़े दिनों बाद हो रहा है, बुली का जो है वो सिनेरियो चेक करना बहुत जरूरी है. समटाइम्स इट इज नॉट बुली, समटाइम्स इट इज अ रेगुलर कन्फ्रंटेशन, फाइट और जस्ट डिसएग्रीमेंट. बुली इज समथिंग वेरी सीरियस एक्चुअली. बुली इज व्हेन the child is victimized in physical way, emotional way. So if they are labeling him, they are making fun of him, if they are just sidelining him or her for any reason, if they are in a group and they are trying to like emotionally exploit or physically exploit it, then we need to react. और उसके लिए हमें अपने बच्चे की पर्सनैलिटी के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा कि what are the reasons when constantly अगर ये पैटर्न ही हो गया है तो फिर कहीं ना कहीं हमारे बच्चे के
कॉन्फिडेंस में, सेल्फ एस्टीम में, या उसके बिहेवियरल रिएक्शन में भी प्रॉब्लम है. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Yes, Cynthia. Hello, ma'am. Hi. I have one query. Yeah. I know of a child who is 7 years old, and the parent is very much worried as the child is not showing empathy. Okay. The question, like I can give an example. She says that the child is doing very well in math and is also very good in football. And only in his class, only 2 or 3 of them were selected for the school team. He's just 7-year-old. And he is so elated. It's nice to be happy and be selected in the team. But then he feels he lets down the other kids, Okay. He tries to put them down by saying, but I'm good. They aren't. So I'm definitely better than them. So her concern is why the child does not have empathy, how to teach the child empathy. Basically, it starts from home when he's 7-year-old, because Yes. sometimes any one parent of both, he or she is exhibiting that scenario in normal cases. Sometimes it is coming from other adult in the family. Sometimes it is in the environment at school, because so many times 7-year-old, they are not manipulating or thinking at their own. They are just observing any behavior and they are adopting it. So it is very important to check it, because itni early age mein we are not able to detect the behavioral disorders also. Ki personality disorder hai, this child is narcissistic, this child is this child is this, because ye uske behavior mein bahut jhalak raha hai. No. So if it is only with football team, so many times perhaps teachers are using those statements. If the child has been pampered too much in the family, if always he has been given praise for everything, oh, he's very good, he to can do anything, he's the champion, he's the this, तो वो थोड़ा थोड़ा जो एक सेल्फ ईगो छोटा छोटा है वो घर से ही आ जाता है. So उसमें मदर और फादर का यही रोल है कि they need to not need to label him or blame him. They need to teach how and why everyone is important. They should give their own examples in their professional capacities. In our office, even somebody is more talented and more deserving than me, it doesn't mean that I am feeling bad about it. I will work hard to reach that situation. So it is very important to give personal examples. Oh, that's wonderful. Yes. Wonderful, ma'am. Thank you. Yeah, because even I was not getting to understand as to how to put it to her, how to teach empathy. Empathy is so much inborn in some of them, and while it is missing in most. Actually, it is exhibited in very, very small incidents with pets, with environment, with plants, with flowers. So if child is showing aggressive behavior with little things, even with non-living things, even we never encourage any child to throw anything so rashly कि वो breakup हो जाए. हम बोलते हैं no, उसको भी hurt होता है. So when the child is very small, even we teach कि non-living things भी they cry. Even when we were very young, I still remember we have been taught in our Hindi textbook shirt ki autobiography, like how a shirt feels, a cloth feels when it is fabricated. Exactly, yeah. And all we have that. learned it, yes. Yeah, but nowadays these things are missing at all. Exactly. So this is now more to our parents' responsibility to teach them with different scenarios. And if the child is 7-year-old, then the mother should be very young and empowered and educated to use multiple examples for that. And empathy should be taught at home. It is very important. Very important. Yes. Thank you so much, ma'am. Thank you. Yes, please. Anybody else? I can't see any other raised hand. So if there is any other question, please. Most welcome. So if there is no question, then I would love to have your suggestions and feedback regarding what has been discussed today. Was it meaningful, purposeful, or was it sufficient,
or anything need to be updated on my side, if I need to change anything in my style, in my content, in my even thought process. So I would love to learn, unlearn and relearn. Yes, please. Ma'am, I have a question. Yes, please. Ma'am, I'm experiencing my son is being bullied all the time. I cannot say he's being bullied exactly because I'm not able to understand this situation. Every day he faces situation that his peer group they keep harassing him like सर पे टपली मारते हैं या तो फिर अपनी जगह पे बैठने नहीं देते हैं, फिर उनके बीच में कंपटीशन होता है कि जब वो बस में चढ़ने के लिए जल्दी पहुंच जाएंगे तो विंडो पे बैठने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं, और फिर वो जल्दी चला जाता है तो उनको टपली मारते हैं, मतलब वो सब साथ में मिलके ऐसा होता है. एंड my son always feel alone in this situation. तो ये bully बोलते हैं या ये common है? Actually compared to his age, उसका height और weight काफी कम है, तो ये reason हो सकता है क्या? I'm trying to understand this since last 2 to 3 years, but every time I asked him कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, perspective जानने का try करती हूँ, but मेरा भी limited knowledge है ये सब चीज के लिए, तो समझ में नहीं आता है. How old he is? He's 10 years right now. He's 10 years. Okay. So, see, we can't take it as a bully because, you know, in बच्चों में छेड़छाड़ मजाक करना, it's very common. But you need to tell your child and just ask him कि अगर प्लेग्राउंड में कुछ बच्चे खेल रहे हैं और एक बच्चे को ही बार बार क्यों सब चिढ़ाते हैं, because वो चिढ़ रहा है. Sometimes our response, it is giving entertainment to others. So once he stops responding to that behavior, अगर वो lighter उस पे है, so बच्चे अपने आप हट जाते हैं because they are getting entertainment out of it. कि yes, इसको मजा आ रहा है, ये तो रो रहा है, ये तो चिढ़ रहा है, ये तो देखो रोंदू है, ये तो भोंदू है. So they बड़ा common है इस age group में ये statements use करना. But once he decides कि I won't get affected, जिसके लिए आपको उसका emotional regulation और tolerance थोड़ा strong करना है. और आपकी examples, आपकी जो एक उसको मैं क्या बोलूंगी validation, वो बहुत help करेगी कि yes बच्चे, it is very normal. Don't take it like that. If they are not hitting you, if they are not insulting you, it's okay. You need to be much. कई बार बच्चे की ही adjustment disorder हो जाते हैं. They are not accommodating with that kind of peer group. और उनकी हर छोटी छोटी चीज को वो बहुत personally ले रहे हैं. So you need to talk to him what is bothering, rather than objectifying his behavior or any other behavior. We need to understand the scenario first and then we need to give suggestions. But most of the times इस age में हमने क्या देखा है कि बात बहुत जल्दी आई गई हो जाती है. If the victim is not responding, if he is if he is not caring, if he is not giving damn to their behavior, तो थोड़ी देर में उनका fun खत्म हो जाएगा and they will step back. Okay, ma'am. Yeah. I will speak with him today only. Thank you so much. Thank you. Most welcome. Yes, Nafisa. हाँ जी मैम, सेम क्वेश्चन एक नफीसा बुलिंग जी, का ही है. हो. हाँ जी, Okay, okay. आप कैसे हो मैम? आप? मैं ठीक हूँ जी. Thank you so much for your love. Thank you. हाँ जी, एक सेम क्वेश्चन बुलिंग का ही है मैम. एक्चुअली मेरा बड़े वाला बेटा है, वो 20-year-old है और वो अपने टाइम में बहुत बुलीड हुआ है स्कूल में और अब वो इस चीज से निकल गया है, लेकिन वो अब छोटे वाले भाई को बहुत बुली करता है और उसका रीजन ये होता है कि मैं इसको बाहर के सिनेरियो से, बाहर जो इसकी उससे आएंगे उसके लिए घर में ही प्रिपेयर कर रहा हूँ. Yes. लेकिन दूसरी चीज ये है कि मेरा छोटे वाला बेटा 11 इयर्स का है, बट वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है इसकी वजह से, और इतना एग्रेसिव होता है कि वो उसको गुस्सा आ जाता है और वो दरवाजे घर के बंद करने लग जाएगा, मारने लग जाएगा, मेरे पास आके जोर जोर से रोएगा. अब मैं बड़े वाले बेटे को समझाती हूँ बट वो इसको बहुत लाइटली लेता है. कहती हूँ बेटा इसको बुली मत किया कर, मत पंगे ले, उसको अलग अलग नामों से चिढ़ाना, उसको जाते को पैर आगे करके नीचे गिर देना, उसको बैठे बैठे उसके सिर पे मारना, अलग अलग ऐसे. मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं उसको कैसे समझाऊं. और क्या जब वो घर में नहीं होता तो छोटे वाला बिल्कुल नॉर्मल है. हाँ बिल्कुल. सो सबसे जरूरी है पहले आप छोटे से बात करिए अलग से. स्टार्ट फ्रॉम हिम
what has been given to the elder one, what he has suffered. That's why he is trying to project that behavior onto you. But that is not right. That is not acceptable, and I am trying to handle that. But you are not supposed to take it personally, and don't take it to your heart. Okay, you can talk to me, you can share with me. Then talk to the elder one separately. कि हमारे से क्या miss हुआ when you were young. Probably it was our fault. We could not check on you, and we could not understand your problems. We could not support you or help you in that case. You could not share with us. So timely help आपको नहीं मिल पाई है. But ये जो projection है, ये आपके छोटे ब्रदर के चाइल्डहुड ट्रॉमा का जो है वो शेप ले रहा है. आगे वो किस पे प्रोजेक्ट करेगा, अपनी पार्टनर पे या किसी गर्लफ्रेंड पे या किसी और पे. सो यू शुड ब्रेक दिस चेन नाउ. ओके, सो जब आप उसको ब्लेम किए बिना और उलाहना दिए बिना बात करेंगी तो वो समझेगा. अगर आपको फिर भी लगे ना कि ये दिक्कत आ रही है, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ उसके बिहेवियरल प्रॉब्लम में ये चीज अफेक्ट कर रही हो, एंड ही नीड प्रोफेशनल हेल्प फॉर दैट. समटाइम्स दे आर नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग टू पेरेंट्स, but they can very well went out with some professional जिनको जो पता होता है कि unknown है. So I can be available for that. अगर आपको ये लगे कि ये एक्शन लेने के बाद भी बात नहीं हुई. और थर्ड स्टेप होगा आपका दोनों को बिठा के बात करना टुगेदर कि नाउ लेट्स सिट टुगेदर एंड रिजॉल्व इट. और आप अभी दोनों कुछ चीजों पे कमिटमेंट करिए कि आप बड़े को ट्रिगर नहीं करेंगे, जिससे बड़े को ये लगेगा कि आप सारा ब्लेम उस पर नहीं डाल रही हैं. आप छोटे को भी बता रही हैं कि आपको भी ट्रिगर नहीं करना है, ताकि वो आपको इस तरह से आगे रिएक्ट नहीं करे. और फिर बड़े को भी बताएंगे कि छोटे को आपको इस तरह से पनिश नहीं करना है. यू नीड टू बी हैव गुड टाइम्स, क्योंकि ये वाला टाइम आपका इकट्ठे दोबारा नहीं आएगा. व्हेनेवर यू विल लीव होम यू आर गोइंग टू मिस दिस. एक सेकंड क्वेश्चन, जो हमारी फर्स्ट आपकी डिस्कशन हो रही थी कि जब एक टाइम आता है कि बच्चा बहुत ज्यादा एंगर सिचुएशन में है, या फादर और सन दोनों की कोई कन्वर्सेशन हो रही है और वो थोड़ी सी हाइप हो गई है, तो उस टाइम पे हमें ऑपोजिट अपना जो है टेम्परामेंट शो करना है. हम वो नहीं कर सकते कि एक आग जल रही है तो उसमें तेल डालेंगे, उसको पानी से ही बुझाया जाएगा. आप बता रही थी. तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि मैंने ये चीज करने की बहुत कोशिश की है, बट हमारा पेशेंस लेवल उस टाइम पे सिचुएशन में ऐसा होता है कि हम खुद पेशेंटली उस टाइम को ना होल्ड नहीं कर पाते. अगर पेशेंटली लेते भी हैं तो वो दोनों जगह फंस जाते हैं. फादर कहते हैं लुक व्हाट द सन इज बिहेविंग, बेटा कहता है आप पापा को देखो, पापा कैसे बोल रहे हैं. अगर मैं पेशेंटली बिहेव करती हूँ मैं दोनों तरफ फंस जाती हूँ. और उसके बाद उसके लिए एट द मोमेंट मैं आपको यही बोलूंगी कि स्टेप बैक. बच्चे की मोमेंट पे तो स्टेप बैक हो जाता है, लेकिन बाद में जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं, व्हेन आई टॉक टू द फादर, व्हेन आई टॉक टू द सन, both the situations में they apparently both are blaming me only. और मैं वहाँ पे समझ नहीं आता कि what to do and what not to do. हाँ, उसके लिए फिर आप है ना, जब इंडिविजुअली बात करते हैं आपसे, तो आप एक जो राइट सिनेरियो समझ में आता है कि who was wrong, तो उसके लिए आप थोड़ा सा पॉजिटिवली कन्वे कर सकते हैं कि एट दिस मोमेंट आई फील इट वाज नीड टू बी डन बट इट वाज नॉट डन इन द राइट वे. और मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ बिकॉज वो एक साइड लेने वाली बात हो जाती है. सो डोंट एक्सपेक्ट मी टू बी इंटरवीन इन दैट मोमेंट. यू नीड टू क्लियर योर ओन क्लटर. लेकिन आप अगर मेरे कुछ सजेशन चाहते ही हो तो पहले आपको इंडिविजुअली सुनना पड़ेगा. और कई बार क्या होता है कि ऑन द स्पॉट आपको थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करना पड़ता है. अगर आपको लगता है कि ड्रैग हो रही है चीज और आप स्टेप बैक भी नहीं कर पा रही, लेकिन आप सोल्यूशन भी नहीं दे पा रही, जस्ट चेंज द टॉपिक. सडनली डिस्ट्रैक्ट कर दीजिए किसी और टॉपिक से, तो वो जस्ट क्योंकि उसी रिलेटेड टॉपिक से अगर आप कुछ ऐड ऑन करेंगी तो वो फ्लेयर होगा. कभी भी हेल्पलेस फील करो ना, तो डिस्ट्रैक्शन इज द बेस्ट थिंग. किसी एक को डिस्ट्रैक्ट कर दो बस. ओके, थैंक यू मैम, आई विल ट्राई माय लेवल. जी, थैंक यू सो मच. Yes, please. Anybody else there? Ma'am, thank you so much. This was again a wonderful session. Thank you. And we are getting to know so many things from you. Thank you so much. Most welcome. It's my pleasure. And my team has probably shared something in chat. Yeah, Google form we have filled up. I think I have filled up. Oh, thank you so much. Fill it up, submit, and then just tell me in my WhatsApp message
So I will directly forward you the resources. And thank you so much for being with me. And definitely we will come up with the next session very soon. So Thank you stay so much. connected, stay tuned. And thank you so much for your love, for your best wishes, for your appreciation all that time. Thank you ma'am. so Are much, we ma'am. going to get recording again Yes, for this? I am going to upload it on YouTube. Ji. Okay, ma'am. Thank you Thank you so much. much, ma'am. Thank you, Bye. Ji. Thank you so much. Bye.